हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल T10 स्टडी पर। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बायोलॉजी के सेकंड चैप्टर श्वसन तंत्र के बारे में। पिछले चैप्टर में हम लोगों ने डिस्कस किया था डाइजेस्टिव सिस्टम या यूँ कह लें कि लाइफ प्रोसेस के बारे में। तो डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित जितने भी पॉइंट्स थे हमने सारा क्लियर किया था उस वीडियो में। आज हम लोग पढ़ेंगे कि जब हम लोग खाना खा लेते हैं तो खा लेने के बाद उससे ऊर्जा कैसे उत्पन्न होता है, यानी कि श्वसन की संपूर्ण प्रक्रिया के बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और जितने फ्रेंड सर्किल है सभी जगह इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी लोग इस वीडियो से लाभ उठा पाएँ। सबसे पहले बात कर लें कि श्वसन होता क्या है। तो देखो, श्वसन जो है हमारे शरीर में होने वाले उन सभी क्रियाओं का सम्मिलित रूप है जिससे हमारे शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है। अब देखो होता क्या है कि जब हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं तो भोजन ग्रहण करने के बाद वो हमारे शरीर के सभी जितने भी पाचन तंत्र के पार्ट्स थे या यूँ कह लें कि आहार नल के जितने भी पार्ट्स थे सभी से होकर के गुजरता है। ठीक है, आहार नल के सभी भाग से होकर के गुजरता है और भोजन का पाचन कंप्लीट होता है। भोजन के पाचन कंप्लीट हो जाने के बाद भोजन अणुओं का स्वंगीकरण होता है और वो भोजन अणु ब्लड के साथ मिल करके शरीर के सभी कोशिकाओं तक जाता है। ठीक है, तो शरीर के सभी कोशिकाओं तक जाने के बाद उन सभी भोजन अणुओं का क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। और ऑक्सीकरण की प्रक्रिया जब संपन्न हो जाती है तब इससे रिलीज़ होता है एनर्जी और उस एनर्जी का यूज हम लोग विभिन्न प्रकार के काम में करते हैं। ठीक है, तो ये जो एनर्जी रिलीज हो रही है, एनर्जी रिलीज करने के लिए हमारे शरीर के अंदर जितने भी प्रोसेस होते हैं उन सभी प्रोसेस को सम्मिलित रूप से क्या बोलते हैं, रिस्पायरेशन कहते हैं या फिर श्वसन कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में कभी कभी रिस्पायरेशन या रिस्पिरेशन भी बोला जाता है, तो कंफ्यूज मत कीजिएगा, दोनों एक ही चीज़ें हैं। ठीक है, अब देखो मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पर नोट करके रखे हुए हैं ताकि कुछ मिसिंग ना हो पाए। ठीक है, देखो ग्लूकोज वसा तथा एमिनो अम्ल का विघटन होता है या विखंडन होता है, जिससे क्या होता है कि जितने भी केमिकल बॉन्डेड होते हैं वो ब्रेक होते हैं, टूटते हैं और इन सभी रासायनिक बंधनों के टूटने के कारण इनमें जितने भी ऊर्जा संचित होती है वह मुक्त होती है। और ये जो ऊर्जा निकलती है, ऊर्जा जो मुक्त होती है श्वसन की प्रक्रिया के बाद, ये ऊर्जा एक विशेष प्रकार के यौगिक के रूप में संग्रहित रहती है और उस यौगिक को कहा जाता है ATP यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये जो ATP होता है, देखो कोशिका में एनर्जी रिलीज हुआ, ठीक है, वहाँ तक तो ठीक है कि कोशिका में ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया हुई जिससे एनर्जी रिलीज हुई, लेकिन अब ये जो एनर्जी रिलीज हुई है यह शरीर के सभी भागों में ट्रांसपोर्ट कैसे होगा, है ना। तो ये जो एनर्जी रिलीज होती है वह ATP जैसे विशेष यौगिक के रूप में बन जाती है और ये ATP शरीर के सभी भागों में सर्कुलेट होती है और एनर्जी को देने का काम करती है। चूँकि ये एनर्जी को ले जाने का काम करता है इसीलिए ATP को जैव ऊर्जा भी कहा जाता है या जैव ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा ATP के बारे में पूछा जाता है कि ATP क्या है, तो ATP जैव ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक है। ATP का पूरा नाम क्या होता है, तो एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट या कहीं कहीं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट भी कहा जाता है। श्वसन की प्रक्रिया के बाद कितने ATP मुक्त होते हैं, यानी अगर संपूर्ण श्वसन की क्रिया एकदम अच्छे से हो पाई है तो वहाँ पर 38 ATP मुक्त होता है। कितना, 38 यानी कि 38 ATP मुक्त होता है। ठीक है, अब देखिए श्वसन की क्रिया जो होती है यह मुख्य रूप से दो प्रकार से होती है। एक वैसा श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है और एक वैसा श्वसन जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। ठीक है, तो इस आधार पर दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है रेस्पिरेशन को। ठीक है, पहले हम लोग बात कर लेते हैं वैसा श्वसन जिसमें ऑक्सीजन उपस्थित हो। ऑक्सीजन उपस्थित है मतलब वायु उपस्थित है, तो वायु की उपस्थिति या ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाले श्वसन को वायु श्वसन कहते हैं या वायवीय श्वसन कहते हैं। इसमें ऑक्सीजन उपस्थित है इसीलिए इसे ऑक्सी श्वसन भी कहा जाता है। तो दोनों टर्म याद रखिएगा, या तो ऑक्सी श्वसन, ठीक है, या तो वायवीय श्वसन। इंग्लिश में इसी को कहा जाता है एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, या एरोबिक रेस्पिरेशन। तो एरोबिक रेस्पिरेशन या वायवीय श्वसन ये जो होता है यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। अब देखो होता क्या है कि जब हम लोग सांस लेते हैं तो वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसें होती हैं। ठीक है, ये सारी गैसें हमारे शरीर के अंदर इन करती हैं। चूँकि नाक में तो कोई फ़िल्टर लगा हुआ है नहीं जो यहाँ पर ऑक्सीजन फिल्ट्रेट होकर के हमारे शरीर में आ जाए। हम लोगों ने क्या पढ़ा है, अक्सर जगह पढ़ा है कि हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। दरअसल नाक के पास कोई फ़िल्टर नहीं है, नाक में कोई फ़िल्टर लगा हुआ
नहीं है। तो वायुमंडल में जितने भी गैसेज हैं, सारे गैसेज हमारे नसिका से होते हुए शरीर के अंदर इन करता है, ठीक है। ये गैसेज नसिका से होते हुए जाता है फेफड़ा तक, ठीक है। चूँकि फेफड़ा में होता है वायुकोश, बहुत सारे वायुकोश होते हैं। अगर दोनों फेफड़ों की बात करें तो दोनों फेफड़ों में लगभग 3 गुने 10⁸ वायुकोश पाए जाते हैं। आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लो कि प्रत्येक फेफड़े में कितने वायुकोश आ जाएंगे, ठीक है। तो इतने वायुकोश होते हैं और इन सभी वायुकोश में जो गैसेज हैं वो जाती हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। वायुमंडल से जितनी भी गैसेज हैं वायुमंडल में, वो सारी की सारी गैसेज नसिका के माध्यम से फेफड़े में आ गई, फेफड़े के वायुकोश में आ गई। अब क्या होता है कि फेफड़े के ऊपर रक्त कोशिकाओं का घना जाल होता है। क्या होता है? घना जाल होता है रक्त कोशिकाओं का, जिनमें होता है रक्त। और आपको पता है कि रक्त में पाया जाता है हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन का एक अणु ऑक्सीजन के 4 अणुओं को बांधने की क्षमता रखता है। ये पॉइंट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। हीमोग्लोबिन का एक अणु ऑक्सीजन के कितने अणुओं को बांधने की क्षमता रखता है? 4 अणुओं को बांधने की क्षमता रखता है। अब जैसे ही सारा गैस हमारे फेफड़ा में आ गया तो रक्त कोशिका का जो घना जाल था उसमें रक्त था, और रक्त में होगा हीमोग्लोबिन। यह हीमोग्लोबिन क्या करेगा? उन सभी गैसों को छांट करके ऑक्सीजन के साथ संयोग कर लेगा। जैसे ही ऑक्सीजन के साथ संयोग किया तो ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन मिल करके बन गया ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन ब्लड की सहायता से शरीर के सभी कोशिकाओं तक जाएगा, ठीक है। शरीर के सभी कोशिकाओं तक सर्कुलेट होगा, और जिस भी कोशिका के अंदर इन करेगा तो कोशिका के सबसे, अगर देखो कोशिका में अगर इन करता है तो वो सेल मेम्ब्रेन से होते हुए कहाँ जाएगा? सबसे पहले जीव द्रव्य में जाएगा, या आप यूँ कह लो कि साइटोप्लाज्म में जाएगा, कोशिका द्रव्य में जाएगा, ठीक है। देखो जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म अलग चीज़ें हैं। जीव द्रव्य कहने का मतलब हो गया कि कोशिका में जितने भी लिक्विड हैं अंदर में, चाहे वह न्यूक्लियस में हो या फिर न्यूक्लियस से बाहर हो, सारा का सारा जीव द्रव्य कहलाएगा। लेकिन जब भी मैंने कोशिका द्रव्य का चर्चा किया तो कोशिका द्रव्य कहने का मतलब यह होता है कि केंद्रक के बाहर और कोशिका झिल्ली के अंदर, यानी दोनों के बीच में जो लिक्विड होता है उसको कोशिका द्रव्य कहा जाता है। तो ये जो गैसें हैं, ऑक्सीजन गैस, ये सबसे पहले कोशिका द्रव्य में जाएगी और वहाँ पर श्वसन की प्रक्रिया होगी, ठीक है। उसके बाद वो वहाँ से जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में, और माइटोकॉन्ड्रिया में पूर्ण रूप से ऑक्सीजन के द्वारा ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होगा। चूँकि जब हम भोजन ग्रहण किए तो ग्लूकोज पहले से वहाँ पर पहुँचा हुआ है, ठीक है। या यूँ कह लो कि भोजन पहले से वहाँ पहुँचा हुआ है, और नसिका के माध्यम से हमने ऑक्सीजन पहुँचा दिया। कहाँ? कोशिका में। अब कोशिका में ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ संयोग करेगा और उससे क्या होगा? एनर्जी रिलीज होगी, और वो जो एनर्जी रिलीज होगी, इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीकरण श्वसन, ठीक है। क्या बोलते हैं? ऑक्सीजन के, देखो कोई भी अभिक्रिया होती है और अगर उसमें ऑक्सीजन संयोग हो रहा है तो उसको बोलते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। यहाँ पर भी ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन संयोग कर रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण अभिक्रिया या ऑक्सीशोषण कह सकते हैं इसको, ठीक है। जब ऑक्सीशोषण होगा तो इससे रिलीज होगा एनर्जी, और ये एनर्जी जो होगा वह एटीपी के रूप में संचित होगा, और ये एटीपी शरीर के सभी भागों में जहाँ जहाँ एनर्जी की ज़रूरत होगी वहाँ एनर्जी जाके खोल के पोटली एनर्जी दे देगा। अब बात आई कि श्वसन की जो प्रक्रिया होती है, तो श्वसन की प्रक्रिया के बाद कुछ बाई प्रोडक्ट भी बनते हैं क्या? उप उत्पाद भी बनते हैं क्या? तो बिल्कुल बनते हैं। ये बनते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड जब कोशिका से निकलेगा तो फिर से ये हीमोग्लोबिन के साथ संयोग करके क्या बनाएगा? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। देखो यहाँ पर ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से संयोग किया तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और कार्बन डाइऑक्साइड संयोग किया तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड संयोग किया, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाया, फिर से ये सर्कुलेट होकर के आएगा फेफड़ा के वायुकोश में। अब यहाँ पर क्या करेगा? हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देगा, कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगा फेफड़ा के वायुकोश में, और यहाँ से ये नसिका के माध्यम से शरीर से बाहर निष्कासित हो जाएगा। तो देखा है आपने, ये संपूर्ण श्वसन की प्रक्रिया इस प्रकार से होती है। ये तो हो गई वायवीय श्वसन की। वायु की उपस्थिति में होने वाले श्वसन को क्या कहते हैं? वायवीय श्वसन। मैंने बताया कि जब वायु की उपस्थिति में श्वसन होता है तो ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन होगा, और जब पूर्ण विखंडन होगा तो ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होगी। लेकिन अवायवीय श्वसन में क्या होता है? ऑक्सीजन की कम मात्रा जाती है, और कम मात्रा जाने की वजह से ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं हो पाता है, और पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं होगा तो कम ऊर्जा मुक्त होगी, ठीक है। तो ये 3 मेजर अंतर हैं, याद रखिएगा। वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, अवायवीय ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। वायवीय श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण विघटन होता है या ऑक्सीकरण होता है, लेकिन अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण विघटन या ऑक्सीकरण नहीं होता है। चूँकि वायवीय श्वसन में पूर्ण विघटन होता है ग्लूकोज का, जिसकी वजह से ज़्यादा ऊर्जा मुक्त होगी, अवायवीय श्वसन में कम ऊर्जा मुक्त होगी, ठीक। अब अगला पॉइंट है हम लोग का किण्वन। देखिए किण्वन क्या होता है?
किण्वन कहने का मतलब हो गया कि जब ऑक्सीजन के अभाव में पायरुवेट का विखंडन होता है तो वह इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है। इस संपूर्ण प्रक्रिया को क्या कहते हैं? किण्वन कहते हैं। ठीक है, आप लोगों ने किण्वन सुना होगा। किण्वन अधिकतर यीस्ट कोशिकाओं में होता है और अक्सर जो इडली डोसा या फिर छोला भटूरा वगैरह जो बनाया जाता है तो इसमें किण्वन की प्रक्रिया को अपनाई जाती है। ठीक है, चलो अब देखो होता क्या है कि जब हम लोग अधिक काम करते हैं, है ना, अधिक काम करने की वजह से क्या होता है कि हमारे शरीर में हमारी पेशी कोशिकाएं जो होती हैं उसमें ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है और ऑक्सीजन के अभाव हो जाने के कारण वहाँ पर निर्माण होता है लैक्टिक अम्ल का और इस लैक्टिक अम्ल की उपस्थिति की वजह से हमारे पेशी कोशिकाओं में क्या होता है? दर्द देना शुरू करता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि हमारी पेशी कोशिकाओं में दर्द किसके बनने की वजह से होता है? तो लैक्टिक एसिड के बनने की वजह से होता है। क्योंकि देखो जब हम लोग रनिंग करना शुरू करते हैं तो उस समय हमारा जो पेशी कोशिका है उसमें दर्द नहीं रहता है, लेकिन जब दौड़ते हैं तो काफ़ी तेज़ी से एनर्जी का लॉस होता है, ऊर्जा का ह्रास होता है और उस मतलब जितना तेज़ से ऊर्जा का लॉस होता है उतना तेज़ी से हमारे शरीर में ऊर्जा का उत्पादन नहीं हो पाता है। तो उसी ऊर्जा के उत्पादन के हम लोग तेज़ी से सांस लेते हैं, हाँफने लगते हैं, जिससे कि ऑक्सीजन ज़्यादा मात्रा में पहुँच पाए, लेकिन उतनी मात्रा में ऑक्सीजन पहुँच नहीं पाती है और इस वजह से क्या होता है कि हमारी पेशी कोशिकाओं में जितने भी ऑक्सीजन होते हैं वो धीरे धीरे कम होने लगते हैं और जैसे ही ऑक्सीजन कम होते जाएंगे वहाँ पर लैक्टिक अम्ल का निर्माण होना शुरू होता जाएगा और इन्हीं लैक्टिक अम्ल के बनने के वजह से क्या होगा? हमारी पेशी कोशिकाओं में दर्द या फिर क्रैम्प देने लगता है। तो अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो व्यक्ति अधिक काम करते हैं उनके पेशी कोशिकाओं में दर्द या क्रैम्प क्यों होता है, या फिर खिलाड़ियों को के पैर में दर्द या क्रैम्प क्यों होता है? तो इसी वजह से होता है क्योंकि जब वो अधिक वर्क करते हैं तो उनके पेशी कोशिकाओं में ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है और ऑक्सीजन के अभाव हो जाने की वजह से लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है और ये लैक्टिक अम्ल दर्द या क्रैम्प देने लगता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि जंतुओं में श्वसन होता कैसे है। तो देखो जंतुओं में श्वसन के लिए मुख्यतः 3 अंग पाए जाते हैं अलग अलग प्रकार के जंतुओं में। बात कर लें कि निम्न श्रेणी के जंतु, तो निम्न श्रेणी के जंतुओं में जो श्वसन की प्रक्रिया होती है वह शरीर के सतह से विसरण क्रिया के द्वारा होती है। चूँकि निम्न श्रेणी के जंतु का कहने का मतलब है कि उनके शरीर का संरचना जो होगा वो काफ़ी सरल होगा, उसको कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसीलिए उनमें शरीर के सतह से विसरण क्रिया के द्वारा ही सारी प्रक्रिया हो जाती है श्वसन की। लेकिन जो उच्च श्रेणी के जीव होते हैं, है ना, उनके शरीर का संरचना काफ़ी जटिल होता है और इनमें ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसीलिए इनमें श्वसन के लिए विशेष अंग पाए जाते हैं। तो देखते हैं उच्च श्रेणी के जंतुओं में कौन कौन से श्वसन अंग पाए जाते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जो होते हैं, यानी कीट जो होते हैं, जो आर्थ्रोपोडन्स के अंतर्गत आते हैं। आपको पता है कि जंतु जगत का सबसे बड़ा जो जगत है वो आर्थ्रोपोडा है और लगभग जितने भी एनिमल किंगडम है उसमें से 75% जो भाग है वह आर्थ्रोपोडन्स के अंतर्गत आता है और जितने भी कीट हैं सबको आर्थ्रोपोडन्स के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, तो बात करते हैं कि जितने भी कीट हैं उनमें श्वसन किसके द्वारा होगा। तो जितने भी कीट हैं उनमें श्वसन के लिए एक विशेष अंग पाया जाता है और उस विशेष अंग को कहा जाता है ट्रैकिया या फिर श्वास नली। ठीक है, होता क्या है कि जितने भी कीट होते हैं उनके ब्लड में हीमोग्लोबिन होता नहीं है। ठीक है, जिसके वजह से उसमें सर्कुलेशन के लिए कुछ ऐसा अंग नहीं होता है। वो क्या होता है कि जब श्वसन की प्रक्रिया होती है तो वायुमंडल से गैस इन्हीं ट्रैकिया के माध्यम से इनके शरीर में सर्कुलेट होता है, रेस्पिरेशन की प्रक्रिया कंप्लीट होती है। तो याद रखिएगा कीटों का श्वसन अंग क्या है? ट्रैकिया है या फिर श्वसन अंग है। बात कर लेते हैं अधिकांशतः जलीय जीव खास करके मछलियों की। तो मछली में जो श्वसन अंग होता है वो क्या होता है? मछलियों में श्वसन अंग पाया जाता है गलफड़ा। ठीक है, गिल्स जिसको कहते हैं। तो एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि मछलियों का श्वसन अंग क्या है। तो मछलियों का श्वसन अंग याद रखिएगा गिल्स होता है या फिर इसी को हिंदी में गलफड़ा भी कहते हैं। ठीक है, और गिल्स जो होता है वह किस में पाया जाता है? गिल कोष्ठ में पाया जाता है। क्लियर है? तो मछलियों में। अब बात करते हैं कि मेढकों में या फिर सांप में। तो देखो मेढक या सांप में, चूँकि मेढक पानी में भी रहता है, मिट्टी के अंदर भी रहता है, सांप भी आपको पानी के ऊपर देखने को मिलेगा या फिर मिट्टी में देखने को मिलेगा। तो इनमें जो श्वसन की प्रक्रिया जो होती है उसके लिए फेफड़ा पाया जाता है और साथ साथ त्वचा भी जिम्मेदार होता है। ठीक है, तो जितने भी जलीय जीव हैं उनमें अधिकांशतः जीवों में जो श्वसन की प्रक्रिया होती है वह गिल्स के द्वारा होता है। मैंने आपको बाद में बता दिया, सांप, मेढक इनमें फेफड़ा के द्वारा होगा और त्वचा के माध्यम से होगा। एक और याद रखना है, मगरमच्छ। मगरमच्छ जो होता है, मगरमच्छ में जो श्वसन अंग पाया जाता है वो फेफड़े के द्वारा होता है। ठीक है, पानी में रहता है लेकिन इसमें जो श्वसन की प्रक्रिया होती है वो फेफड़े के माध्यम से होती है। ओके, चलो
आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं कि मनुष्य में श्वसन किसके द्वारा होता है या उच्च श्रेणी के जो जंतु होते हैं उनमें श्वसन कैसे होता है। तो देखो, उच्च श्रेणी के जो जीव होते हैं उनमें श्वसन के लिए खास अंग पाया जाता है और उस खास अंग को कहा जाता है फेफड़ा। ठीक है, तो श्वसन अंग मनुष्य का क्या है? फेफड़ा है। मनुष्य या उच्च श्रेणी के जितने भी जंतु हैं उनमें जो श्वसन होता है वह फेफड़े के माध्यम से ही होता है। ठीक है, अब श्वसन की प्रक्रिया में सिर्फ और सिर्फ फेफड़ा ही मदद नहीं करता, फेफड़ा तो मेन है, लेकिन इसके कुछ सहायक अंग भी हैं जिससे हम लोग श्वसन की प्रक्रिया करते हैं। तो एक तो हो गया नसिका, नसिका के बाद लैरिंग्स, लैरिंग्स के बाद क्या चला जाएगा आपका? श्वास नली, फेफड़ा। ठीक है, तो ये सारे के सारे श्वसन की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। मैंने फेफड़ा के बारे में पहले ही बता दिया। फेफड़ा क्या है? हमारे शरीर में 2 फेफड़े पाए जाते हैं, लेफ्ट एंड राइट में। ठीक है, और फेफड़ा जो होता है इनमें वायुकोश पाए जाते हैं। जब भी हम सांस लेते हैं तो वायुमंडल से विभिन्न प्रकार के गैस इन्हीं वायुकोश में आकर के स्टोर होता है। और ये जो वायुकोश की संख्या की अगर बात करें तो दोनों फेफड़े लगभग 3 × 10⁸ वायुकोश पाए जाते हैं। ठीक है, और जब श्वसन की प्रक्रिया होती है, जब हम लोग सांस लेते हैं, ठीक है, तो वायुमंडल से विभिन्न प्रकार के गैस हमारे नसिका के माध्यम से हमारे फेफड़े में आता है। जब सांस लेते हैं तो वक्ष गुहा बाहर की ओर निकलता है। ये जो वक्ष गुहा है ये बाहर की ओर निकलता है। ठीक है, तो जब सांस लेते हैं तो वो वायुकोश में जाकर के स्टोर होता है। फेफड़े के ऊपर रक्त कोशिकाओं का घना जाल होता है और उस घना जाल में होता है रक्त, रक्त में होता है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन का एक अणु ऑक्सीजन के 4 अणुओं को बांधता है और ये फिर शरीर के सभी भागों में सर्कुलेट करता है ऑक्सीहीमोग्लोबिन के रूप में। कोशिकाओं में जाने के बाद ऑक्सीकरण की प्रक्रिया होती है। ऑक्सीकरण की प्रक्रिया के बाद एनर्जी रिलीज होती है। ये एनर्जी एटीपी के रूप में संचित होता है और ये एटीपी शरीर के सभी भागों में जाकर के एनर्जी को रिलीज़ करने का काम करता है। ठीक है, और जब श्वसन की प्रक्रिया कंप्लीट होती है तो श्वसन की प्रक्रिया कंप्लीट होने के बाद बाई प्रोडक्ट के रूप में या उप उत्पाद के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर के कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है और ये फिर से आता है फेफड़ा के पास और फेफड़े में आने के बाद हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त कर देता है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड वायु कोशिका में आता है और वायु कोशिका में आने के बाद ये नसिका से बाहर मुक्त कर दिया जाता है। तो आप एक चीज़ यहाँ पर गौर कर रहे होंगे, एक बार तो हम लोग सांस ले रहे हैं और एक बार सांस छोड़ रहे हैं, तो ये 2 अलग अलग क्रियाएँ हो गई। तो श्वसन जो होता है 2 क्रियाओं का सम्मिलित रूप है, एक तो सांस लेना और एक सांस छोड़ना। तो सांस लेने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो सांस लेने की प्रक्रिया को बोलते हैं प्रश्वास और सांस छोड़ने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? उच्छ्वास। इम्पोर्टेंट टर्म है, याद रखना है। सांस लेने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो सांस लेने की प्रक्रिया को प्रश्वास कहते हैं और सांस छोड़ने की प्रक्रिया को उच्छ्वास कहते हैं और दोनों को सम्मिलित रूप से क्या कहेंगे? श्वासोच्छ्वास कहेंगे। क्लियर है? सांस लेने की प्रक्रिया प्रश्वास, सांस छोड़ने की प्रक्रिया उच्छ्वास और दोनों को सम्मिलित रूप से क्या कहेंगे? श्वासोच्छ्वास कहेंगे। ठीक है, तो ये हो गई श्वसन की संपूर्ण प्रक्रिया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा और यदि समझ में आया होगा तो सभी जगह शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी को इसका लाभ मिल पाए। ठीक है, अगली वीडियो में मैं अब अगला चैप्टर लेकर के आऊँगा जो कि मैंने प्रीवियस समय में पढ़ा रखा है, उसको मर्ज करके एक वीडियो बनाऊँगा जिसमें आपका पूरा कंटेंट एक साथ होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।